स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। गुप्ता जी ने ठंडी सांस ली। वो लगभग बेखबर है, बस खेलने कूदने की सोचता है और कभी कुछ गंभीर नहीं करता। उसे तुम्हारे बड़े भाई और भाभी ने बिगाड़ दिया है। अब कोई उम्मीद नहीं, उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जितेंद्र अभी छोटा है, आपके मार्गदर्शन में वह निश्चित रूप से विकसित होगा। वो पहले ही 23 का है और तुम उसे छोटा कहते हो। डॉक्टर, प्रीति भी 23 की हैं। उन्हें देखो, वह परिपक्व हैं, अपने काम में कुशल, मेहनती हैं, वह एक अच्छी बच्ची हैं। इस बात पर गौरव निरुत्तर हो गए। उन्होंने जितेंद्र को इशारा किया कि उसे जल्दी से दादाजी से कुछ अच्छी बातें कहनी चाहिए। हालांकि जितेंद्र ने आंखें फेर लीं। उसने गौरव के इशारों को नजरअंदाज किया और इसके बजाय डॉक्टर प्रीति के पास गया, खुशी से हंसते हुए। डॉक्टर प्रीति, हम फिर मिले। क्या काम के बाद आपके पास दोपहर के भोजन के लिए कोई योजना है? मैं अपने दादाजी का इलाज करने के लिए आपको भोजन कराना चाहूंगा। उनकी मंशा आंख वाले सभी लोगों के लिए स्पष्ट थी। गुप्ता जी को लगा कि उनका पोता उन्हें सचमुच शर्मिंदा कर रहा है और उनके चेहरे पर एक अत्यंत अप्रिय भाव आ गया। हालांकि गौरव को अपने भतीजे के व्यवहार की आदत थी। हालांकि उन्होंने सोचा, जितेंद्र में आखिरकार महिलाओं के मामले में अच्छी पसंद आई है। पहले केवल हवाई ख्यालों वाली महिलाओं का पीछा करता था। अगर यह पहले होता तो प्रीति दृढ़ता से जितेंद्र का निमंत्रण अस्वीकार कर देती और उससे दूरी बनाए रखती। लेकिन अब उसे गुप्ता परिवार की पहली शाखा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जितेंद्र का उपयोग करने की आवश्यकता थी। वह सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु था, क्योंकि वह गुप्ता जी या गौरव जितना चालाक नहीं था। हालांकि वह गुप्ता जी के सामने अपनी मंशा को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर सकती थी। तो उसने जितेंद्र पर मुस्कुराया। अगर युवा जितेंद्र मुझे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं तो मैं सम्मानित महसूस करूंगी, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने आज के लिए योजना बनाई है। शायद अगली बार। उसने भविष्य के भोजन के लिए जगह छोड़ते हुए धीरे से मना कर दिया, क्योंकि वह तुरंत जितेंद्र के साथ अकेले समय बिताना चाहती थी। उसे अपने ऊपर मुस्कुराते हुए देखकर जितेंद्र हक्का बक्का रह गया। वह बड़बड़ाया, तुम बहुत सुंदर हो। प्रीति फिर मुस्कुराई। युवा जितेंद्र वास्तव में एक होनहार युवा प्रतिभा हैं। मैंने लंबे समय से सुना है कि गुप्ता परिवार में हर कोई प्रतिभाशाली और सुंदर दोनों है, और अब आप तीनों से मिलकर मुझे पता है कि अफवाहें सच हैं। उनके शब्दों से हर कोई खुश हुआ, यहाँ तक कि चतुर गुप्ता जी भी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। काश तुम मेरी पोती होती। तुम्हारे शब्द और कार्य मुझे पूरी तरह से सूट करते हैं। तुम मेरे किसी काम के नकारा पोते की तरह नहीं हो जिसके सिर में एक भी विचार नहीं है। प्रीति ने आखिरी सुई लगाई और मुस्कुराते हुए कहा, वह अलग परिस्थितियों में पला बड़ा है। आपको युवा जितेंद्र के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं कि एक अच्छे बर्तन को पकने में समय लगता है। उसका जन्म गुप्ता परिवार में हुआ था। उसे जीवनयापन के लिए भाग दौड़ करने, नहीं चापलूसी करने या अनुकूलन करने की आवश्यकता नहीं थी। वह गुप्ता परिवार की सुरक्षा में शुद्ध और सच्चा पला बड़ा है। क्या ये खुशी की बात नहीं है? निश्चिंत रहें, वह भविष्य में निश्चित रूप से कुछ खास हासिल करेगा। प्रीति के शब्दों से गुप्ता जी को राहत मिली। अपने पोते को हमेशा डांटने के बावजूद वह ईमानदारी से उसके लिए सबसे अच्छा चाहते थे। प्रीति के शब्दों ने उनके दिल को छू लिया था। आखिरकार उनके सख्त चेहरे पर मुस्कान का एक संकेत दिखाई दिया। उन्होंने जितेंद्र की ओर देखा और कहा, देखो डॉक्टर, प्रीति भी तुम्हारे लिए बोल रही हैं। तुम्हें अब से उसके प्रति अधिक सम्मान दिखाना चाहिए और गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, समझे? जितेंद्र को विश्वास नहीं हुआ कि उनके दादाजी उन पर मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें मुश्किल से पता था कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। अपने दादाजी और प्रीति के बीच देखते हुए उन्हें प्रीति के साथ फ्लर्ट जारी रखने में शर्म महसूस हुई। उन्होंने अपना सिर खुजलाया और स्वीकार किया, हाँ मैं समझ गया। मेरे लिए बोलने के लिए धन्यवाद डॉक्टर। प्रीति, गुप्ता जी खुश थे। उनका पोता पूरी तरह से बुरा नहीं था, बस थोड़ा अस्थिर था। लेकिन वह अभी भी युवा था और ये छोटी मोटी गलतियां कोई मायने नहीं रखेंगी जब वह बड़ा होकर बस जाएगा। वह बहुत उत्साहित थे। ठीक है, इलाज हो गया, चलो चलें। डॉक्टर प्रीति, आज आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। प्रीति ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल भी कठिन नहीं था, यह मेरा कर्तव्य है। बोलने के बाद वह निदेशक संघवी के साथ गुप्ता जी को दरवाजे तक छोड़ने गईं। गुप्ता जी के जाने के बाद ही प्रीति अपने कार्यालय में लौटी। जैसे ही वह वापस आई, सोनू वहां आ गया। सोनू चेरी का एक डिब्बा लिए हुए आया। खुले दरवाजे पर खड़ा होकर उसने खटखटाया और कहा, डॉक्टर प्रीति, मैं आपके लिए कुछ फल लाया हूं। डॉक्टर सोनू, कृपया अंदर आएं। आप हमेशा इतने विनम्र होते हैं। मैंने गिनना बंद कर दिया है कि आपने मुझे कितने फल दिए हैं। ये लगभग शर्मनाक है। क्या बड़ी बात है? मुझे वे उपहार के रूप में मिले, मैंने वास्तव में उनके लिए भुगतान नहीं किया। बिना चिंता के उनका आनंद लें, मेरे पास घर पर बहुत हैं। सोनू ने अपनी उदारता के हाव भाव जारी रखे और चेरी को प्रीति की मेज पर रख दिया। वह लापरवाही से बगल के सोफे पर बैठ गया, लापरवाही का नाटक करते हुए पूछने से पहले, मैंने सुना है कि गुप्ता परिवार के युवा जितेंद्र फिर से आपसे मिलने आए थे। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने कोई परेशानी नहीं की। प्रीति हंसी, नहीं, युवा जितेंद्र काफी विनम्र थे और वह एक अच्छे इंसान हैं।
सोनू ने भावनाओं के एक जटिल उछाल को महसूस किया। आपको लगता है कि वह अच्छे हैं? हाँ, प्रीति कैसे सोच सकती थी कि जितेंद्र, एक कुख्यात रंगीन मिजाज और सामाजिक तितली, एक अच्छा इंसान था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह इस अमीर फ्लर्ट के जाल में फंस गई हो? ऐसी स्थिति की मात्र संभावना सोनू के लिए दिल दहला देने वाली थी। उसने कड़वाहट से अपने मन में सोचा कि प्रीति के जीवन के सभी पुरुष प्रमुख परिवारों से लगते थे। पहले आकाश थे, अब जितेंद्र। दोनों पुरुष न केवल सुंदर थे बल्कि शक्तिशाली परिवारों द्वारा समर्थित थे। वह उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। शुरुआत में उसे खुद पर भरोसा था, एक मेडिकल डॉक्टर जिसने एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, जिसके पिता एक निजी अस्पताल में निदेशक थे और मां एक वित्तीय कंपनी के भीतर एक उच्च पद पर थी। उसने माना कि उसका वंश और व्यक्तिगत क्षमता प्रीति के लिए एक से अधिक मेल होगी। लेकिन अब जितेंद्र जैसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए उसका आत्मविश्वास हिल गया था। जैसे ही वह सोच रहा था, कोई अचानक दरवाजे से अंदर भागा। डॉक्टर प्रीति। उसे देखकर सोनू क्षण भर के लिए अवाक रह गया। अपना सिर उठाते हुए प्रीति ने देखा कि यह जितेंद्र था जो फिर से वापस आया था। वह सीधी हो गई और उस पर मुस्कुराई। युवा जितेंद्र, आप क्यों लौट आए हैं? क्या आप कुछ भूल गए? जितेंद्र को लगा कि प्रीति का रवैया आज उसके प्रति अधिक दोस्ताना था। उसने ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार लड़कियों को लुभाने के मामले में उसे कभी कोई बाधा नहीं आई थी। किसी ने कभी उसे अस्वीकार नहीं किया था और ऐसा लग रहा था कि प्रीति उसी पैटर्न का पालन कर रही थी। हंसते हुए वह प्रीति के पास गया और लापरवाही से उसकी मेज पर झुक गया। तुम सही कह रही हो, मैं कुछ भूल गया हूँ। तुम क्या भूल गए? मैं इसे खोजने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने अपना दिल तुम्हारे पास छोड़ दिया है। डॉक्टर प्रीति, तुम्हें इसे खोजने में मेरी मदद करनी होगी। ये निश्चित रूप से तुम्हारी पहुंच के भीतर है। उसके शब्दों ने प्रीति को सिहरन दे दी, लेकिन उसने अपनी मुस्कान बनाए रखी। युवा जितेंद्र, आप अपने चुटकुलों का आनंद लेते हैं। जितेंद्र दिल खोलकर हंसा। उसने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और उसे एक डिब्बा थमाया। मैं सिर्फ तुम्हें चिढ़ा रहा था। यहाँ तुम्हारे लिए ये छोटा सा खिलौना स्वीकार करो। प्रीति ने एक नजर डाली और देखा कि यह कार्टियर का डिब्बा था। इसे खोलने पर डिब्बे में एक चमकता हुआ हीरे का हार था। प्रीति विशेष रूप से लग्जरी ब्रांडों में अच्छी तरह से वाकिफ नहीं थी, लेकिन संयोग से आरुष ने उसी हार को खरीदा था और रात को जब उन्होंने एक साथ रात का खाना खाया था तब वह उसे पहने हुए थी। आरुष ने उल्लेख किया कि हार की कीमत 2 लाख से अधिक थी। प्रीति ने तुरंत डिब्बा वापस कर दिया। ये बहुत महंगा है युवा जितेंद्र, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। जितेंद्र ने इस मामले को खारिज कर दिया। वह ऐसे फिजूल खर्ची का आदी था। ये ज्यादा मूल्य का नहीं है। मैंने एक ऐसा चुना जिसकी कीमत मुझे केवल 2 लाख थी। कहीं तुम मना ना कर दो। अन्यथा मैंने 2 मिलियन वाला चुना होता। इसे अस्वीकार न करें। यह मेरे दादाजी की ओर से आपको धन्यवाद देने के लिए एक जानबूझकर दिया गया उपहार है। वह भी इस उपहार के बारे में जानते हैं। उसके पीछे बैठे सोनू निराशा में और डूब गए। उसका कथित तौर पर सस्ता छोटा सा उपहार वास्तव में 2 लाख का था। उसने असहाय होकर चेरी के डिब्बे को देखा जो वह लाया था। दोनों उपहार अतुलनीय थे, जिससे सोनू को निराशाजनक रूप से हीन महसूस हुआ। नहीं, मैं वास्तव में इसे स्वीकार नहीं कर सकती। कृपया इसे वापस ले लें। युवा जितेंद्र। प्रीति ने विनम्रता से मना कर दिया। आपके दादाजी ने पहले ही अपने इलाज के लिए भुगतान कर दिया है और अस्पताल को चिकित्सा उपकरण दान कर दिए हैं। हम उनके बहुत आभारी हैं। मैं आपसे इतना भव्य उपहार कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? जितेंद्र ने हार निकाला और लापरवाही से डिब्बे को फेंक दिया। तुम्हारी त्वचा इतनी गोरी है, यह हार तुम पर निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। स्थिर रहो, मुझे इसे तुम्हें पहनने दो। वह प्रीति को हार पहनाने के इरादे से एक कदम आगे बढ़ा। तभी उसे पता चला कि उसके बगल में अप्रत्याशित रूप से कोई पहले से ही बैठा था। चौंक कर उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। अरे, तुम कौन हो? यहाँ से बाहर निकलो। क्या तुम नहीं देख सकते कि मुझे डॉक्टर प्रीति से कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ताक झांक करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई शालीनता नहीं है? सोनू जवाब दिए बिना नहीं रह सका। मैं यहाँ पहले आया था, मैं ताक झांक क्यों करूंगा? सोफे पर बैठा इतना बड़ा व्यक्ति और जितेंद्र ने उसे नहीं देखा और अब वह उसे दोष दे रहा है। मुझे परवाह नहीं है कि पहले कौन आया, यहाँ मेरा हुक्म चलता है, बस अभी बाहर निकलो। जैसे ही सोनू कुछ और कहने वाले थे, प्रीति ने हस्तक्षेप किया। डॉक्टर सोनू, मुझे परेशानी के लिए खेद है। आप आगे बढ़ सकते हैं। युवा जितेंद्र और मुझे अकेले में बात करने की जरूरत है। सोनू का भाव मंद पड़ गया। ठीक है, मैं पहले चला जाता हूँ। प्रीति का ध्यान पूरी तरह से जितेंद्र से निपटने पर केंद्रित था और उसने सोनू के भाव को नोटिस नहीं किया। हालांकि जितेंद्र ने सोनू को अच्छी तरह से देखा। वह मूल रूप से सोनू को ताना मारना चाहता था, उसे डॉक्टर प्रीति के साथ मौका होने के बारे में सोचने के लिए मजाक उड़ाना चाहता था। लेकिन प्रीति के सामने वह उस पर एक बुरा प्रभाव नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने उपहास करने की इच्छा को वापस ले लिया। एक बार जब सोनू चला गया तो जितेंद्र ने जल्दी से प्रीति को हार पहनाने के लिए पकड़ लिया। प्रीति, जो हर समय सतर्क थी, ने जल्दी से उसका हाथ रोक दिया। युवा जितेंद्र, मैं वास्तव में इतना महंगा उपहार स्वीकार नहीं कर सकती। अगर आप वास्तव में मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे भोजन कराएं। क्या ये ठीक है? जितेंद्र की आंखें चमक उठी। तो तुम मेरे साथ भोजन करने को तैयार हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि दोपहर में तुम्हारी मुलाकात है?
वास्तव में मेरी दोपहर में मुलाकात है, लेकिन मैं शाम को खाली हूँ। मैं आज रात तुम्हें फ्रांसीसी रात का खाना क्यों ना कराऊं, डॉक्टर। प्रीति। युवा जितेंद्र के साथ भोजन करके मुझे खुशी होगी। जितेंद्र आखिरकार संतुष्ट हो गया, हार वापस रख दिया, लेकिन फिर भी उसका हाथ पकड़े रहा, जाने देने को तैयार नहीं था। बेबी, मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे साथ भोजन करने के लिए सहमत हो गई। जब उसने उसे उस पालतू नाम से बुलाया तो प्रीति को सिहरन महसूस हुई। उसके निर्दोष भाव को देखते हुए वह थोड़ी दोषी महसूस किए बिना नहीं रह सकी। उसकी उसके साथ नजदीकी जानबूझकर थी। हालांकि अपराध की भावना जल्दी ही गायब हो गई, उसकी जगह संकल्प ने ले ली। उसे अपनी मां का बदला लेना था, भले ही इसका मतलब किसी भी साधन का उपयोग करना हो। उसने अपना हाथ उसकी पकड़ से बाहर निकाला, धीरे से हंसते हुए, युवा जितेंद्र, कुछ दूरी बनाए रखना बेहतर है। मैं डॉक्टर प्रीति के रूप में संदर्भित होना पसंद करती हूं और व्यक्तिगत रूप से किसी अन्य प्रकार के संबोधन को पसंद नहीं करती हूं। क्या आप इसका सम्मान करने को तैयार हैं, युवा जितेंद्र। जब तक वह उसे हंसते हुए देखता, जितेंद्र अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो देता और अवचेतन रूप से उसके अनुरोधों पर सहमत हो जाता। हाँ हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, तुम जो भी मांगो, मैं तैयार हूँ। तो कृपया बैठ जाएं, मैं आपके लिए कुछ चाय बनाऊंगी। जैसे ही उसने ये कहा, उसने पानी उबालना शुरू कर दिया। फिर उसने दराज से चाय की पत्तियों का एक डिब्बा लिया, उससे पूछा, थोड़ी दा होन पाव चाय कैसी रहेगी? तुम जो भी चाय बनाओगी, मैं पी लूंगा। ठीक है। प्रीति को वास्तव में परवाह नहीं थी कि उसे कौन सी चाय पसंद थी। उसके पास केवल ये दा होन पाव चाय थी, सोनू का उपहार, जिसने उल्लेख किया था कि उसके घर पर यह बहुत अधिक थी और वह इसे खुद खत्म नहीं कर सकता था। प्रीति अनमने ढंग से पानी के उबलने का इंतजार कर रही थी, उसका दिमाग दौड़ रहा था, ये पता लगा रहा था कि जितेंद्र के पिता के विषय को कैसे छेड़ा जाए। यहाँ तक कि जब वह चुप थी, जितेंद्र चीजों को अजीब नहीं होने देने वाला था। उसने उत्साह से उसकी प्रशंसा की, डॉक्टर प्रीति, तुम वास्तव में अद्भुत हो। आज तुमने मेरे दादाजी के सामने मेरे लिए बात की और उनका मेरे प्रति रवैया सुधर गया। क्या तुम जानती हो, मेरे दादाजी मुझे दिल से नापसंद करते हैं, हर दिन या तो मारते हैं या कोसते हैं। मुझे याद भी नहीं है कि पिछली बार उन्होंने कब मुझ पर मुस्कुराया था। प्रीति के मन में एक विचार आया और उसने मुस्कान के साथ कहा, आपके पिता को भी उम्मीद होगी कि आप कुछ अच्छा करेंगे, इसलिए वह आपके साथ थोड़े सख्त हो सकते हैं। पुरानी पीढ़ी की ऐसी ही प्रवृत्ति होती है। क्या आपके पिता भी ऐसे ही नहीं हैं? जितेंद्र ने लापरवाही से जवाब दिया, मेरे पिताजी ऐसे नहीं हैं। वह मुझे कभी नहीं डांटते, मारते तो बिल्कुल नहीं। वह मेरे दादाजी से बहुत आसान हैं। जब भी मेरे दादाजी मुझे मारना चाहते थे, मेरे पिता हमेशा मेरी रक्षा करते थे। वास्तव में आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास ऐसे पिता हैं जो आपसे इतना प्यार करते हैं। जाहिर है, जितेंद्र का अपने पिता के साथ स्पष्ट रूप से अच्छा संबंध था। अपने पिता के बारे में बोलते हुए वह विशेष रूप से आरामदायक और खुश लग रहा था। मेरे पिताजी दुनिया के सबसे अच्छे पिताजी हैं। घर पर हर कोई मेरे डेटिंग को अस्वीकार करता है और वे सभी मुझे पढ़ने और काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। केवल मेरे पिताजी ही नहीं करते। प्रीति अच्छी तरह से जानती थी कि उसके डेटिंग से उसका क्या मतलब था। उसकी कई गर्लफ्रेंड थी और कभी कभी वह एक ही समय में दो को डेट करता था। उसका रोमांटिक इतिहास बल्कि व्यापक था। ये पूरी तरह से सामान्य था कि उसका परिवार उसके रंगीन मिजाज तरीकों से अप्रसन्न हो और उसे नियंत्रण में रखे। इसके विपरीत, यह उसके पिता का भोग था जिसने प्रीति को आश्चर्यचकित किया। क्या आपके पिता वास्तव में इतने समझदार हैं? वह आपके डेटिंग जीवन में कभी हस्तक्षेप नहीं करते। वह मुझे छोड़ देते हैं। वह सबसे समझदार व्यक्ति हैं। उन्हें लगता है कि मेरा डेटिंग करना पूरी तरह से सामान्य है। कभी कभी वह गुप्त रूप से मेरे लिए कव भी करते हैं। मेरी माँ और उन्होंने इस पर कई बार लड़ाई की है, लेकिन वह अभी भी हमेशा मेरा पक्ष लेते हैं। प्रीति की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाते हुए जितेंद्र ने कहा, अगर मैं तुम्हें घर ले जाऊं, तो मेरे पिताजी निश्चित रूप से तुम्हारा स्वागत करेंगे। मुझे यकीन है कि वह हमारे साथ रहने का समर्थन करेंगे। क्या तुम मेरी प्रेमिका बनना चाहोगी? पानी अब तक तैयार था। जैसे ही उसने चाय बनाई, प्रीति ने उसे मना कर दिया, मुझे लगता है कि दोस्त बने रहना बेहतर है। इसके अलावा एक दूसरे को जानने के कुछ ही दिनों बाद बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनना थोड़ा अतिरंजित है ना? इसमें क्या गलत है? मेरे पास है। जैसे ही वह खत्म करने वाला था, जितेंद्र को एहसास हुआ कि उसने खुद को बहुत अधिक प्रकट कर दिया है और जल्दी से चुप हो गया। उसका मुंह एक पल के लिए उसके सिर से आगे निकल गया और उसने गलती से अपने अतीत का खुलासा कर दिया। उसने प्रीति के भाव को देखा लेकिन उसे चाय बनाने पर केंद्रित पाया, उसके अनुचित टिप्पणी से अनजान। अचानक आरामदायक महसूस करते हुए वह सोफे पर बिना हड्डी के झुक गया, अपनी आंखों के सामने की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए और चाहता था कि वह उसे अपनी बाहों में भर ले। चाय जल्दी तैयार हो गई। प्रीति ने जितेंद्र को एक कप दिया और मुस्कान के साथ कहा, इसे आजमाओ युवा जितेंद्र। इस दा होंग पाव चाय का स्वाद अच्छा है। जितेंद्र ने चाय ली, उस पर फूंक मारी और एक घूंट लिया। ये वास्तव में अच्छा है, लेकिन मेरे पिताजी के पास और भी अच्छी चाय है। मैं तुम्हें अगली बार कुछ दूंगा। मैं इसकी सराहना करती हूँ, युवा जितेंद्र, लेकिन क्या मुझे आपके पिताजी की चाय देना ठीक है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मेरे पिताजी बहुत उदार हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं तुम्हें पीने के लिए उनकी चाय दे रहा हूं, तो वह निश्चित रूप से मुझे सबसे अच्छी चुनने के लिए कहेंगे।
प्रीति ने उनके पिता की कुछ और बार प्रशंसा की, फिर सूक्ष्मता से विषय को उनके परिवार से संबंधित मामलों में बदल दिया। अपनी जंगली जीवन शैली के बावजूद जितेंद्र काफी खुला और बेपरवाह लग रहा था। उसने जो कुछ भी उसके मन में आया वह बोला, अपने पिता की आकाश तक प्रशंसा की। प्रीति ने दोपहर के भोजन के समय तक उससे बात की और फिर उसे विदा कर दिया। बाद में वह मेडिकल क्लिनिक तक चली गई। वह अपनी आमने सामने की चैट के परिणामों से संतुष्ट नहीं थी क्योंकि उसे जितेंद्र से ज्यादा उपयोगी जानकारी नहीं मिली। सबसे अच्छा तरीका था कि वह उसके पिता, गुप्ता परिवार के वर्तमान मुखिया, से व्यक्तिगत रूप से मिले। ऐसा करने के लिए उसे अभी भी जितेंद्र के माध्यम से जाना था। एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ प्रीति क्लिनिक वापस चली गई। उसने जितेंद्र से दोपहर में मुलाकात होने के बारे में झूठ बोला था, लेकिन ये सच था कि दोपहर में उसके पास बहुत काम था। क्लिनिक लौटने के बाद उसने अपनी दादी और चचेरे भाई के साथ दोपहर का भोजन किया। फिर वह काम में व्यस्त हो गई। वह शाम तक व्यस्त रही जब जितेंद्र ने उसे लेने के लिए फोन किया। प्रीति नहीं चाहती थी कि वह उसे लेने आए क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी दादी उसे जितेंद्र के बहुत करीब आते हुए देखें। उसने जितेंद्र से रेस्तरां का पता पूछा, क्लिनिक जल्दी बंद कर दिया, अपनी दादी को घर छोड़ा और फिर रेस्तरां तक चली गई। जितेंद्र ने राहत की सांस ली और हंसा, कोई कठोर भावनाएं नहीं, कोई कठोर भावनाएं नहीं। आह, तुम्हारा नामित ड्राइवर यहाँ लगता है, तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए। इतने सारे बुरे लोगों के आसपास यहाँ बाहर सुरक्षित नहीं है। प्रीति ने उसके निहितार्थ को समझा लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने नामित ड्राइवर को भी देखा, उसे हाथ हिलाया, उसे पास आने का संकेत दिया। ये पुष्टि करने पर कि वह वास्तव में उसका नामित ड्राइवर था, उसने जितेंद्र को विदाई दी और कार में बैठ गई। इस सब के दौरान उसने आकाश को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। हालांकि नामित ड्राइवर कार में नहीं चढ़ा क्योंकि उसे आकाश के सहायक ने रोक दिया था। सहायक ने नामित ड्राइवर को 500 रुपये दिए, तुम्हें उसे भेजने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे प्रयासों के लिए धन्यवाद, तुम अब जा सकते हो। नामित ड्राइवर पैसे लेने के लिए खुश था। उसने प्रीति की ओर देखा। वह पैसे से इतना अंधा नहीं था कि वह भूल जाए कि उसका नियोक्ता कौन था। लेकिन प्रीति बोल पाती। आकाश उसकी कार में चढ़ गया, इंजन शुरू किया और सीधे चला गया। नामित ड्राइवर को राहत मिली। उसने एक ऐसी नौकरी के लिए 500 रुपये कमाए जो उसे नहीं करनी पड़ी और खुशी से अपनी फोल्डेबल इलेक्ट्रिक बाइक पर दूर चला गया। योगेश भी आकाश की कार में चढ़ गया और प्रीति की कार का पीछा करना शुरू कर दिया। जितेंद्र रात की ठंडी हवा में खड़ा रह गया, दंग रह गया। क्या चल रहा है? क्या वह नशे में होने के कारण मतिभ्रम कर रहा था? आमतौर पर गर्वित और उदासीन आकाश वास्तव में प्रीति के लिए नामित ड्राइवर का खेल खेल रहा है। इसके अलावा क्या आकाश सुंदरता के प्रति उदासीन नहीं है? वह प्रीति की परवाह क्यों करता है? उसे बहुत देर तक भ्रम में देखकर ड्राइवर बोले बिना नहीं रह सका, युवा जितेंद्र, चलो घर चलें। जितेंद्र अपने भ्रम से बाहर निकला, ड्राइवर का कॉलर पकड़ा। मुझे बताओ, क्या आकाश अभी डॉक्टर प्रीति को घर चला रहा था? हाँ। युवा जितेंद्र, वह ऐसा क्यों करेगा? क्या वह बीमार है? शायद। वह डॉक्टर प्रीति को पसंद करता है, लेकिन यह आकाश के चरित्र जैसा नहीं है। ड्राइवर चकित था। युवा जितेंद्र, आपका अध्यक्ष आकाश के साथ ज्यादा संपर्क नहीं रहा है, तो आप उनका चरित्र कैसे जानते हैं? मैं। जितेंद्र निरुत्तर था। सख्ती से कहें तो वह वास्तव में आकाश को नहीं समझता था। आकाश द्वारा अपनी कोट प्रीति पर डालने का कार्य पहले ही आकाश के बारे में उसकी समझ को तोड़ चुका था। वह थोड़ी देर के लिए दंग रह गया, फिर बड़बड़ाया, नहीं, आकाश मुझे जितना करता है उससे ज्यादा डॉक्टर प्रीति को पसंद नहीं कर सकता है ना? नहीं तो वह उसे घर नहीं चला रहा होता। लेकिन ड्राइवर ने कहा, युवा जितेंद्र, अध्यक्ष आकाश पहले से ही शादीशुदा हैं। भले ही वह डॉक्टर प्रीति को पसंद करते हों, वह इसके बारे में क्या कर सकते हैं? डॉक्टर प्रीति उन्हें पसंद नहीं करेंगी। वह निश्चित रूप से अभी भी आपको पसंद करती हैं। जितेंद्र ने अपने हाथों से ताली बजाई। वह सही है। आकाश क्या करता है इसकी परवाह किसे है? मैं बेहतर दांव हूं। सुंदरता निश्चित रूप से अंत में मेरी होगी। बेशक। मैंने युवा जितेंद्र को कभी असफल होते नहीं देखा। हा हा हा। अच्छा, तुम जानते हो कि कैसे बात करनी है। इस महीने तुम्हारे लिए दोहरा बोनस। धन्यवाद युवा जितेंद्र। चलो बार चलते हैं। मुझे पहले अपनी ड्रिंक का आनंद नहीं मिला। मैं आज रात नशे में होने तक घर नहीं जाऊंगा। कार में प्रीति पिछली सीट पर बैठी थी और पहिए के पीछे आकाश था, जिसका चेहरा बाहर की हवा से भी ठंडा था। वह नहीं बोला और निश्चित रूप से प्रीति उससे बात करने की पहल नहीं करने वाली थी। लेकिन यात्रा के बीच में आकाश ने ब्रेक पर जोर से मारा और सड़क के किनारे खींच लिया। इस बिंदु पर प्रीति इसे और सहन नहीं कर सकी। आकाश, तुमने कार क्यों रोक दी? तुमने पहले मेरे नामित ड्राइवर को भगा दिया और अब तुम मुझे आधे रास्ते में फेंकने की योजना बना रहे हो। आकाश ने अपनी सीट बेल्ट खोली, कार से बाहर निकला, फिर पिछली सीट का दरवाजा खोला और बैठ गया। प्रीति अनजाने में पीछे हट गई। तुम क्या कर रहे हो? मंद रोशनी वाली कार में उसके गले में हीरे का हार चमक रहा था। आकाश ने उससे ठंडे स्वर में पूछा, हार कहाँ से मिला? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या जितेंद्र ने इसे तुम्हें दिया? मैंने पहले ही कह दिया है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम चलाने वाले हो या नहीं? अगर नहीं, तो तुम जा सकते हो। मुझे घर पहुंचने में देर मत करो। आकाश ने उसे ठंडे स्वर में देखा, बाहर निकाला और उसके गले से हार खींच लिया। दूसरे पुरुषों द्वारा दी गई चीजें मत पहनो। प्रीति कड़वाहट से मुस्करा दी।
प्रीति चौंक गई जब आकाश ने हार को खींचकर अलग करना चाहा। हार महंगा था और अगर गुल ने कभी इसे वापस मांगा तो वह पैसे नहीं चुका पाएगी। उसने अगली बार गुल से मिलने पर इसे पहनने की योजना बनाई थी। यह उसे अपनी अहमियत दिखाने का एक तरीका होगा और शायद वह उसे अपने पिता से मिलवाने को भी तैयार हो जाए। प्रीति गुस्से में और घबराहट में थी। तुम्हें क्या लेना देना, मुझे वापस दो, कहते हुए उसने उसके हाथ से हार छीनने की कोशिश की। आकाश ने अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। जब प्रीति ने उसका दाहिना हाथ पकड़ना चाहा तो उसने हार बाएं हाथ में कर लिया और जब उसने बाएं हाथ की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने उसे वापस दाहिने हाथ में खिसका लिया। प्रीति ने कितनी भी कोशिश की, वह हार नहीं ले पाई। उसने खुद को उसके ऊपर फेंक दिया था, उसकी बांह पकड़कर उसका हाथ खींचकर सामने लाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर की खींचतान के बाद आकाश ने लापरवाही से हार को कार की सीट की दरार में फेंक दिया, फिर उसे गले लगाते हुए तल्खी से कहा, तुम एक बेकार हार के लिए इतना क्यों परेशान हो? क्या यह इसलिए है क्योंकि गुल ने तुम्हें दिया है और इसीलिए यह जरूरी है? उसकी तानाशाही टिप्पणी को नजरअंदाज करते हुए प्रीति ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे खाली पाया। उसने उसे घूर कर देखा, चिढ़कर, हार कहाँ है? वह कहाँ गया? आकाश ने उसे देखा और उदासीनता से कहा, क्या तुम गुल को पसंद करती हो? वह तो अपूर्व से भी बुरा है। अगर तुम में थोड़ी भी अकल होती तो उससे दूर रहती। प्रीति ने उसे जवाब नहीं दिया और खुद को उसके कपड़े खोजने में लगा लिया, हर जेब की जांच की। वह इतनी घबराई हुई थी कि पसीने से तर थी। वह कहाँ गया? तुमने उसे कहाँ छिपाया? मुझे वापस दो। आकाश ने उसकी ठोड़ी पकड़ी और उसे मजबूर किया कि वह उसे देखे। प्रीति, मुझे जवाब दो। क्या तुम गुल को पसंद करती हो? उसने उसका हाथ झटक दिया। तुम मुझे दर्द दे रहे हो। मैं किसे पसंद करती हूँ इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आकाश ने उसे जाने दिया और चिल्लाया, बेशक फर्क पड़ता है। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुम्हें किसी और को पसंद करने की इजाजत नहीं है। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हें मुझे बताने का क्या हक है कि मुझे क्या करना चाहिए? भले ही मैं किसी और को पसंद न करूं, तो क्या तुम मूल रूप से यह कह रहे हो कि मुझे तुम्हें पसंद करना चाहिए? बेशक, मुझे पसंद करो। तुम्हें पसंद करने में क्या अच्छा है? तुम्हें पसंद करने का मतलब है तुम्हारे द्वारा छोड़ दिया जाना, तलाक लेना। तुम्हें क्या हक है मुझे ये बताने का कि मैं किसी और को पसंद न करूं? इस आरोप ने आकाश के गुस्से को आधा शांत कर दिया। उसने अपना स्वर बदल लिया और धीरे से कहा, मैं पहले गलत था, लेकिन तुम मुझे इस तरह सजा नहीं दे सकती। तुम मेरे दिल में छुरा घोंप रही हो। ये कितना अच्छा है। तुमने मुझे चोट पहुंचाई, मैंने तुम्हें वापस चोट पहुंचाई। हिसाब बराबर। प्रीति के बात खत्म करने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि पहले की घबराहट में वह लगभग आकाश के ऊपर चढ़ गई थी और उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। उसकी शर्ट अभी भी थी, लेकिन कोट और जैकेट आधे नीचे थे। उसका दिल धड़क उठा और उसने जल्दबाजी में उससे नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे पकड़ रखा था। स्थिति संवेदनशील थी, इसलिए प्रीति फुसफुसाई, उसे डांटते हुए, छोड़ो। अगर तुम कहती हो कि तुम गुल को पसंद नहीं करती, तो मैं छोड़ दूंगा। प्रीति कुछ सेकंड के लिए चुप रही और अंत में उसने उसकी मांग मान ली, मैं गुल को पसंद नहीं करती। इससे आकाश को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और उसने प्रीति को जाने दिया। उसने देखा कि वह उससे दूर चली गई और एक तरफ बैठ गई। उसने मंद रोशनी में उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसे झटकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा। उसकी आवाज नर्म थी, तुम्हें हार पसंद है? नहीं, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे पसंद नहीं है। मुझे याद है एक बार आस्था एक हीरे का हार दिखा रही थी और तुम्हें वह पसंद आया था। तुमने सोचा था कि हार मेरी तरफ से है और तुमने इस पर उससे झगड़ा किया था। प्रीति ने जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाई। वह हार पसंद करने की वजह से नहीं था। तो फिर वह किस लिए था? प्रीति चुप रही, लेकिन आकाश ने कहा, क्या यह इसलिए था क्योंकि तुम मुझे पसंद करती थी? इसलिए तुम्हें ये सोचकर बुरा लगा कि मैंने उसे हार दिया लेकिन तुम्हें नहीं? प्रीति ने उसे आश्चर्य से देखा, वह अचानक इतना समझदार कैसे हो गया? उसने पहले कभी इतनी गहराई से नहीं सोचा था, न ही उसने कभी उसकी भावनाओं की परवाह की थी। क्या ये हो सकता है कि वह वास्तव में उसे पसंद करने लगा है? ये देखकर कि प्रीति चुप थी, आकाश हंस पड़ा, फिर उसे सीट पर नीचे धकेल दिया। उसने उसका हाथ पकड़ा और अपने होठों के किनारे पर चूमा। उसकी आवाज धीमी थी, मुझे एहसास है कि मैंने वास्तव में तुम्हें कभी कोई गहना नहीं दिया, लेकिन मैंने किसी और महिला को भी नहीं दिया है, इसलिए गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये पसंद है, तुमने पहले कभी ऐसी चीजें नहीं पहनी। उसके दबाव में प्रीति ने उसे थोड़ा धकेल दिया, मुझे वास्तव में ये पसंद नहीं है, क्या तुम उठ सकते हो? आकाश अविचल रहा, तो तुम गुल का दिया हुआ हार क्यों पहन रही हो? प्रीति जानती थी कि वह अपने उद्देश्यों के लिए गुल के करीब थी, उसे अनिच्छा से उसकी सद्भावना को स्वीकार करना पड़ा था। अगर वह इसे खुले तौर पर अस्वीकार कर देती, तो गुल को अपनी उंगली पर लपेटना मुश्किल हो जाता और उसके पिता से मिलना और भी कम संभव होता। पर यह सब आकाश को बताने की बात नहीं थी, क्योंकि वह हार काफी महंगा है। मुझे पैसा पसंद है, मुझे कीमती चीजें पसंद हैं, क्या ये कारण स्वीकार्य है? क्या तुम अब उठ सकते हो? हार कितने का था? 2 लाख। ये महंगा माना जाता है। ये तुम्हारे जैसे अमीर युवा मास्टर के लिए शायद न हो, लेकिन मेरे लिए है। क्या मैंने तुम्हें तलाक मुआवजे में 50 करोड़ नहीं दिए? उससे कितने हार खरीदे जा सकते हैं? अब से तुम्हें गुल की चीजें स्वीकार करने की इजाजत नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि पुरुषों की चीजें मुफ्त में आती हैं?
क्या तुम्हें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती? प्रीति जानती थी कि मुफ्त का भोजन जैसी कोई चीज नहीं है। उसे भी एक कीमत चुकानी पड़ती थी, इसलिए उसने हार रखने की योजना नहीं बनाई थी, उसका इरादा इसे वापस करने का था। तुमने मुझे जो 50 करोड़ दिए थे, वह सब संगम अस्पताल में निवेश कर दिए गए हैं। अस्पताल के नवीनीकरण की जरूरत है, उपकरणों को अपडेट करने की जरूरत है, हमें मेडिकल स्टाफ को भर्ती करने की जरूरत है, हमें विज्ञापन और प्रचार भी करना होगा। मैंने ये सब खर्च कर दिया है। आकाश के आमतौर पर शांत चेहरे पर एक दरार दिखाई दी। तुम वाकई पैसे बर्बाद करना जानती हो। क्या संगम अस्पताल तुम्हारे निवेश के लायक है? क्या अस्पताल निदेशक संघ भी नहीं चलाते हैं? तुम इसमें इतना पैसा और प्रयास क्यों लगा रही हो? मैं वर्तमान में संगम अस्पताल की सबसे बड़ी शेयरधारक हूँ। मैंने निदेशक संघवी के साथ एक नया अनुबंध किया है। मेरे पास 70% शेयर हैं और उनके पास 30%। इसके अलावा उन्होंने मुझसे वादा किया है कि अगर वह कभी अपने शेयर बेचना चाहते हैं तो मुझे पहली मना करने का अधिकार होगा। आकाश हैरान रह गया। तो यह अस्पताल अब अनिवार्य रूप से तुम्हारा है? मुझे लगता है कि तुम ऐसा कह सकते हो। आकाश उसे खाली घूरता रहा। ऐसा लगा कि वह मजबूत और अधिक सक्षम होती जा रही है। उसने उसे जो तलाक मुआवजा दिया, उसने उसे एक स्पष्ट उद्देश्य और योजना के साथ निवेश किया था। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम हमारे अस्पताल को तोड़ने की योजना बना रहे हो? अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। आकाश ने उसके चेहरे को छुआ और उदासीनता से बोला, मैंने तुम्हें कब रोकने की कोशिश की? क्या तुम मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो? ये सोचती हो कि मैं तुम्हें अच्छा करते हुए देखना नहीं चाहता? प्रीति ने ध्यान से सोचा। उसे याद आया कि श्रीमती वर्मा हमेशा उसे बाधित कर रही थी, आकाश नहीं। भले ही तुमने जानबूझकर मुझे बाधित नहीं किया, लेकिन मुझे तुम्हारी वजह से बुरी किस्मत का सामना करना पड़ा है। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी भी चली गई, इसलिए मैं तुम्हें एक शुरुआती चेतावनी देना चाहती हूँ, ताकि भविष्य के किसी भी दुख से बचा जा सके। ठीक है, मैं भविष्य में सावधान रहूंगा, तुम्हें फंसाने के लिए नहीं। अगर तुम मुझसे दूर रहो तो तुम मुझे फंसाओगे नहीं। वह मैं नहीं कर सकता। प्रीति उसे घूरने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या तुम पहले उठ सकते हो? तुम बहुत भारी हो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। आकाश अभी भी शांत रहा। मैं उठ नहीं सकता। इस तरह काफी आरामदायक है। मैं आरामदायक नहीं हूँ। सच में। जैसे ही आकाश ने बोला, उसका हाथ उसके कपड़ों में फिसल गया। क्या यह अधिक आरामदायक है? उनकी त्वचा के स्पर्श पर प्रीति जम गई। उसने जल्दी से आकाश का हाथ पकड़ा। गड़बड़ मत करो। हम पहले ही तलाक ले चुके हैं। तुम्हारे पास दोहराने के लिए बस यही एक लाइन है। प्रीति, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छा आदमी हूं जो शादी के कागज से बंधा होगा? प्रीति को पता था कि वह अच्छा आदमी नहीं था। छोड़ो, उसने विरोध में सिसकते हुए कहा। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं तुम्हें उस दौर से नहीं गुजरने दूंगा। उसने उसके लाल होठों को धीरे से चूमा, फिर उसके साथ उठ गया और धैर्यपूर्वक उसके बाल और कपड़े ठीक किए। प्रीति को कुछ हद तक विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने उसे जाने दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम क्या कहना चाहती हो? ओह, मेरा हार कहाँ है? अभी भी अपने हार के बारे में सोच रही हो? मैंने इसे फेंक दिया। प्रीति जानती थी कि उसने इसे कार में ही फेंक दिया होगा। समझदारी से उसने और नहीं पूछा। वह बस आज्ञाकारी रूप से बैठी रही। उसने उसके माथे को फिर से चूमा, धीरे से फुसफुसाते हुए, मुझे तुम्हें घर ले जाने दो। वह ड्राइवर की सीट पर लौट आया और उसके घर की ओर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। प्रीति को अभी भी अपने माथे पर उसके चुंबन की गर्मी महसूस हो रही थी। उसने उसे रगड़ दिया, उस पर एक नजर डालने का विरोध नहीं कर पाई। क्या तुमने आज रात शराब नहीं पी? नहीं। क्या तुम्हारी सामाजिक बाध्यताएं नहीं थीं? तुमने शराब क्यों नहीं पी? मैं पीना नहीं चाहता, इसलिए किसी ने मुझे मजबूर करने की हिम्मत नहीं की। अतीत में पीड़ित होने के बाद मैं अब मुश्किल से ही पीता हूँ। प्रीति को याद आया, अतीत में पीड़ित होना आस्था के साथ हुए अनुभव से संबंधित था। मैंने सुना है कि आस्था अस्पताल निदेशक बदल रहा है। क्या तुम जानते हो कि वह कौन हो सकता है? आकाश ने भौहें चढ़ाईं। तुम ये क्यों पूछ रही हो? कोई कारण नहीं। आस्था के मामले बड़ी खबरें बना रहे हैं, मैंने बस यूं ही पूछ लिया। मुझे आस्था परिवार के मामलों की परवाह नहीं है। हालांकि वे वास्तव में निदेशक बदल रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं पूछा कि नया कौन होगा। अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं कल तुम्हारे लिए पूछ सकता हूँ। प्रीति सतर्क थी। तुम किससे पूछोगे? आकाश ने पीछे के शीशे से उसकी सतर्कता देखी और हल्के से हंस पड़ा। क्या तुम्हें चिंता है कि मैं आस्था से पूछूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं बस यूं ही पूछ रही थी। आराम करो, मैं उससे नहीं पूछूंगा। आस्था परिवार में अब उसका अंतिम फैसला नहीं चलता है। सच में, मैंने सुना है कि आस्था परिवार में उसकी काफी चलती है, क्योंकि अब उसे तुम्हारी पत्नी वर्मा परिवार की छोटी बहू माना जाता है। आकाश ने थोड़ा असहाय होकर आह भरी। वह मेरी पत्नी नहीं है। मैं हर दिन तुम्हारे साथ निपटने में काफी व्यस्त हूँ, मेरे पास उसके बारे में परेशान होने का समय नहीं है। यहाँ तक कि बाहरी लोगों और आस्था परिवार को भी नहीं पता कि तुम दोनों ने अपनी शादी का पंजीकरण नहीं कराया। वे जो देखते हैं वह ये है कि तुम दोनों विवाहित हो। दूसरों की नज़रों में आस्था अब तुम्हारी पत्नी और वर्मा परिवार की छोटी बहू भी है। इसके अलावा उसने वर्मा परिवार के लिए एक पोते को जन्म दिया है। उसकी स्थिति अडिग है। इंटरनेट पर अफवाहें हैं कि आस्था अस्पताल की नई अस्पताल निदेशक बनेगी। आकाश असहमत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी योग्यताएं बहुत कम हैं और उसके पास अनुभव नहीं है। जनता को समझाना मुश्किल है।
सच में? तो चलो एक शर्त लगाते हैं। आकाश की आंखों में एक चमक थी। किस बारे में? आस्था अस्पताल निदेशक बनेगी या नहीं, इसकी शर्त लगाते हैं। अगर मैं जीतती हूँ तो तुम मुझसे फिर कभी मिलने नहीं आओगे। अगर मैं हारती हूँ तो मैं एक बार मुफ्त में तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ। आकाश थोड़ा ठंडा लग रहा था। तुम वास्तव में चालाक हो। चाहे तुम हारो या जीतो, तुम हमेशा जीतती हो, है ना? मैं दोनों में से कोई भी शर्त स्वीकार नहीं करूंगा। शर्तें बदलो। मुझे बस ये शर्तें पसंद हैं। मुझे नहीं। प्रीति ने सिर हिलाया। तो फिर भूल जाओ, मैं शर्त नहीं लगा रही हूँ। जब वह उसके साथ था तो समय असाधारण रूप से जल्दी बीत गया। पल भर में उसने उसे घर भेज दिया था। प्रीति ने अपना बैग लिया, अपनी कार की चाबियां लीं और बिना उसे देखे सीधे ऊपर चली गई। आकाश ने कड़वी मुस्कान दी, अपनी कार में लौट आया और अपने सहायक योगेश को आदेश दिया, जांच करो कि आस्था अस्पताल का नया अस्पताल निदेशक कौन होगा। योगेश ने जवाब दिया, जी अध्यक्ष आकाश। और 50 करोड़ तैयार करो। आप क्या खरीद रहे हैं? मैं उसकी खुशी खरीद रहा हूँ। योगेश हंसा, अध्यक्ष आकाश, आप अपनी प्रेमिका को खुश करने में अधिक कुशल हो गए हैं। प्रेमिका? आकाश ने अपनी ठोड़ी को छुआ। ये शीर्षक बुरा नहीं लग रहा था। उसने सिर हिलाया, योगेश, तुम्हारा इस महीने का बोनस 2 गुना होगा। योगेश ने खुशी से कहा, धन्यवाद अध्यक्ष आकाश। अगली सुबह आकाश 9 बजे शक्ति कॉप पहुंचे। उनका सहायक तुरंत रिपोर्ट देने आ गया। सहायक, प्रेसिडेंट आकाश, मैंने जांच कर ली है। आस्था अस्पताल अब आस्था को नया निदेशक बनाने की तैयारी कर रहा है। आकाश, सच में? आस्था? सहायक, जी प्रेसिडेंट आकाश। मिस आस्था भले ही योग्यता में पीछे हों, पर ऑनलाइन उनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, उनके चाचाओं ने अचानक अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। अब वही एकमात्र बची हैं। आकाश, अपने दोनों चाचाओं को रेस से बाहर करने के लिए उसने काफी चालें चली होंगी। उन्होंने हल्की सी टिप्पणी की, मुझे परवाह नहीं कि आस्था अस्पताल का निदेशक कौन बनता है। उन्होंने बेपरवाही से कहा, प्रीति के खाते में 50 मिलियन ट्रांसफर कर दो। सहायक, जरूर प्रेसिडेंट आकाश। आकाश, इसे अज्ञात रखना ताकि उसे पता न चले। सहायक, क्या आप उन्हें खुश करना नहीं चाहते? अगर यह गुमनाम रहा तो मिस प्रीति को पता नहीं चलेगा कि यह आपका पैसा है। उन्हें लगा तो किसी और ने दिया है। आकाश, बस यही मजा है। उसे अटकलें लगाने दो। सहायक असमंजस में था। उसे अपने बॉस की बात समझ नहीं आई थी, पर आदेश का पालन करना ही था। सुबह के 10 बजे प्रीति एक ज्वेलरी स्टोर से बाहर निकली। वह हार ठीक करवा कर लाई थी। 600 रुपये का खर्च आया था। वह मन ही मन आकाश को कोस रही थी। इस बदतमीज ने न सिर्फ उसे परेशान किया, बल्कि उसका हार भी तोड़ दिया। जैसे ही वह अपनी कार का दरवाजा खोलने लगी, उसके मोबाइल फोन पर एक डिंग की आवाज आई। बैंक की सूचना थी। प्रीति ने अनमने ढंग से देखा और वहीं ठिठक गई। उसके खाते में अभी अभी 50 मिलियन जमा हुए थे। उसे लगा उसने गलत पढ़ा है। उसने आंखें मली और शून्य फिर से गिने। नहीं, ये सचमुच 50 मिलियन थे। इतनी बड़ी रकम। किसने किसने उसे 50 मिलियन भेजे? क्या ये कोई गलती थी? प्रीति ने तुरंत बैंक कस्टमर सर्विस को फोन किया। प्रीति, क्या ट्रांसफर में कोई गलती हुई है? कस्टमर सर्विस, मैम प्रीति, मैंने सीनियर से पुष्टि की है, कोई गलती नहीं हुई है। पैसा आपके खाते में ही आया है। प्रीति, कोई गलती नहीं। तो फिर किसने ट्रांसफर किया? कस्टमर सर्विस, क्षमा करें मैम, ये ट्रांसफर अज्ञात है। हमें भेजने वाले की जानकारी देखने का अधिकार नहीं है। इसके लिए आपको हमारी बैंक की निजी शाखा में जाना होगा। प्रीति ने फोन रखा और कार में बैठ गई। उसके दिमाग में एक आकृति उभरी। कहीं आकाश तो नहीं? उसके सिवा उसे और कोई याद नहीं आया जो इतनी बड़ी रकम दे सकता था। लेकिन अगर आकाश ने भी दिए तो भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह हमेशा कंजूस रहा है। तलाक के निपटारे में 50 मिलियन तो दे चुका था, फिर 50 मिलियन क्यों? लेकिन दिल की बात इतनी प्रबल थी कि प्रीति ने आकाश को फोन लगा दिया। शक्ति कॉप के कॉन्फ्रेंस रूम में आकाश का फोन बजा। स्क्रीन पर प्रीति का नाम देखकर वह धीरे से मुस्कुराए और फोन उठाया। प्रीति, क्या बात है? प्रीति, आकाश, आकाश, प्रीति, क्या तुमने मुझे कोई पैसा भेजा है? आकाश, कौन सा पैसा? प्रीति, 50 मिलियन, क्या तुमने 50 मिलियन भेजे हैं? आकाश, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं हूं? प्रीति, तुम्हारे सिवा और कौन मुझे 50 मिलियन देगा? तुमने इतना पैसा क्यों दिया? प्रीति की पहली लाइन से आकाश खुश हुए। उनका मूड सुधर गया, लेकिन लहजा हमेशा की तरह उदासीन था। पिछली बार जो दिए थे वो खर्च कर दिए। थोड़ा और दे रहा हूं। प्रीति भौचक्की रह गई। तुम सच में दे रहे हो? तुम पागल हो गए हो? अचानक इतना पैसा क्यों दे रहे हो? आकाश, कल हमने शर्त लगाई थी। मैं हार गया। प्रीति, क्या? वह इस बात से ज्यादा हैरान थी कि उन्होंने शर्त को इतना गंभीरता से लिया। आकाश, और कुछ? नहीं तो फोन रखो, मीटिंग में हूं। प्रीति, ओह ठीक है, तुम जाओ। आकाश ने फोन काट दिया। कॉन्फ्रेंस रूम के अधिकारी उन्हें सदमे में देख रहे थे। आकाश ने उनकी ओर देखा और बेपरवाही से कहा, मीटिंग जारी रखो। प्रीति अपनी कार में बैठी रही, कुछ देर तक स्तब्ध। आकाश द्वारा 50 मिलियन दिए जाने का असर इतना गहरा था कि आस्था के अस्पताल निदेशक बनने की खबर भी उसे सुन्न कर गई थी। अब वह भविष्य में उन्हें कंजूस कहने से रही। उनकी दरियादिली चौंकाने वाली थी। कुछ देर बाद प्रीति अपना ध्यान शांत कर अपनी मेडिकल क्लिनिक लौट आई। वापस आने पर उसने देखा कि गुल उसके परामर्श कक्ष में उसका इंतजार कर रहा था।
वह हल्के भूरे रंग की स्वेटशर्ट और उस पर एक बेज रंग का कैजुअल ट्रेंच कोट पहने था, जो उसमें आलसे और गर्माहट का भाव पैदा कर रहा था। गुल, डॉक्टर प्रीति, आप आ गईं। अगर आप थोड़ी देर और लगाती तो मैं आपको संगम अस्पताल में ढूंढने चला जाता। प्रीति ने मुस्कुराते हुए पूछा। गुल परिवार के नौजवान, किस लिए आना हुआ? गुल, कुछ खास नहीं, बस दादाजी को अब घर पर ही इलाज करवाना है। उन्होंने मुझे आपको कल हमारे घर आने का न्योता देने को कहा है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? चिंता मत कीजिए, फीस अस्पताल की दर से कहीं ज्यादा होगी। प्रीति के लिए यह अच्छा अवसर था। वह मुस्कुराई। बुजुर्ग इतने सच्चे हैं, तो मना करना तो मेरी तरफ से गलत होगा। ठीक है, कल से मैं आपके घर आकर उनका इलाज शुरू करूंगी। गुल, ये तो बहुत बढ़िया है। अगर आप हमारे घर होंगी तो हमें बात करने और दोस्ती बढ़ाने के काफी मौके मिलेंगे। प्रीति ने उसकी बात अनसुनी कर दी और हंसते हुए कहा, मुझे गुल परिवार के कायदे कानून बता दें ताकि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। गुल, कोई कायदे कानून नहीं है। दादाजी तो हमेशा आपको पसंद करते हैं। वह तो खुश होंगे, नाराज नहीं होंगे। प्रीति, यह अच्छी बात है। गुल, पर प्रीति, पर क्या? गुल, मेरे पिताजी को लगता है कि मैं आपके पीछे हूं। उन्होंने कहा है कि वह दादाजी के इलाज के समय आपसे मिलेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, खासकर लड़कियों से वो बहुत अच्छे से पेश आते हैं। प्रीति थोड़ी हैरान हुई। वह हमेशा गुल के पिताजी से मिलना चाहती थी, लेकिन इतनी जल्दी उम्मीद नहीं की थी। उसने घबराहट का नाटक करते हुए पूछा, क्या तुमने उन्हें बताया कि तुम मेरे पीछे हो? ये ठीक नहीं है। गुल ने अपना सिर खुजाया। मैंने तो कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं पता उन्हें कैसे पता चला। शायद दादाजी ने बताया हो। ये पहली बार है जब वह मेरी किसी गर्लफ्रेंड से मिलने की पहल कर रहे हैं। प्रीति को यह असामान्य लगा। गुल के पिताजी क्यों मिलना चाहते हैं? प्रीति ने स्थिति का विश्लेषण किया। कहीं उन्हें पता तो नहीं चला कि मैं डॉक्टर शिवानी की बेटी हूं? अगर ऐसा है तो क्या गुल के पिताजी ही मेरी मां की हत्या से जुड़े व्यक्ति हैं? प्रीति के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और उसने अनायास ही मुट्ठी भींच ली। गुल ने देखा कि वह पीली पड़ गई है, तो सोचा कि वह उसके पिताजी से मिलने से डर गई है। उसने मुस्कुराकर उसे सांत्वना दी। अरे, इतना डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पिताजी बहुत कमाल के इंसान हैं। प्रीति ने मुस्कुराने का नाटक किया। मैं डरी नहीं हूं, बस थोड़ी बेचैन हूं। मुझे माफ करना, मैं ज्यादा दुनियादार नहीं हूं। गुल, मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगा? मैं तो आपको पटाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे, क्या आप आज लंच के लिए फ्री हैं? मेरे साथ चलेंगी? प्रीति, आज तो मैं बहुत व्यस्त हूं। दोपहर में भी काम है, लंच पर नहीं आ सकती। गुल, दिन का क्या? प्रीति, शाम को अस्पताल में एक शैक्षणिक विनिमय बैठक है। मुझे वह अटेंड करनी है, इसलिए समय नहीं होगा। गुल संतुष्ट नहीं हुआ। उसे लगा कि प्रीति कल की तरह उत्साहित नहीं है। तभी प्रीति के परामर्श कक्ष का दरवाजा अचानक खुला और एक पीली दुबली महिला अंदर आई। वह आते ही जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। प्रीति, मैं तुमसे गुहार लगाती हूँ, मेरी जान बचा लो। गुल चौंक कर 2 कदम पीछे हट गया। तुम क्या कर रही हो? मुझे डरा दिया। आते ही ऐसे घुटने टेक दिए। मेरी उम्र कम करना चाहती हो? नैना को पता था कि प्रीति के कमरे में गुल जैसा नौजवान है। वह रोते हुए घुटनों के बल आगे बढ़ी। दयालु इंसान, मेरी ओर से मेरी प्रीति से गुहार लगाओ। मैं बेबस हूँ, इसीलिए भीख मांगने आई हूँ। अगर प्रीति मेरी मदद नहीं करेगी तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। गुल ने प्रीति की ओर देखा। क्या हो रहा है? प्रीति ने शांत भाव से कहा। गुल परिवार के नौजवान, माफ करना, यहाँ थोड़ा हंगामा है। आप पहले जाएं, मैं किसी और दिन माफी मांगूंगी। गुल, अरे किस लिए माफी? मैं चलता हूँ, कल मेरे घर आना मत भूलना। प्रीति, मैं नहीं भूलूंगी। गुल परिवार के नौजवान। गुल के जाने के बाद प्रीति ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने घुटने टेके नैना की ओर देखा। उसकी आवाज ठंडी थी। जानबूझकर किया है ना? नैना, क्या जानबूझकर किया? प्रीति, तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ नहीं समझी। प्रीति, तुम्हें लगा कि यहाँ कोई है तो मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें दहेज के 1 मिलियन दे दूंगी। लगता है तुम मुझे जानती नहीं। मुझे इज्जत की परवाह नहीं, न मैं बेवकूफ हूँ। तुम्हें मुझसे 1 पैसा नहीं मिलेगा। नैना, मेरा वह मतलब नहीं था। प्रीति, मैं सच में लाचार हूँ। मैं कर्ज मानकर तुमसे 1 मिलियन ले रही हूँ, वापस कर दूंगी। तुमने जो हार पहना है वो नया लग रहा है। महंगा होगा। तुम्हारे पास हार खरीदने के पैसे हैं, पर मेरी जान बचाने के लिए कर्ज देने के लिए नहीं। प्रीति, वह हार मैंने नहीं खरीदा, और अगर खरीदा भी होता तो तुमसे कोई मतलब नहीं। यहाँ मासूम बनने का नाटक मत करो। तुम जानती हो तुमने मेरे साथ क्या किया है। नैना का स्वर ईर्ष्या से भरा था। तुमने नहीं खरीदा, फिर तो ये गुल परिवार के नौजवान का तोहफा होगा, है ना? प्रीति, तुम कितनी आकर्षक हो, इतने सारे मर्द तुम्हारे पीछे हैं, मुझे सच में जलन होती है। प्रीति ने नैना की ईर्ष्या को साफ देखा। वह उसके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तुम अब जा सकती हो और दोबारा मत आना। तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा, उम्मीद छोड़ दो। नैना अचानक खड़ी हुई। उसने व्यंग्य किया। प्रीति, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी? तुम आज मुझे तुच्छ समझकर मदद करने से मना कर रही हो, पर जब तुम मुसीबत में पड़ोगी और मुझसे मदद चाहोगी तो विनती करने की कोशिश भी मत करना। प्रीति, ये कैसी बकवास कर रही हो? मैं मुसीबत में पड़ूंगी तो तुम मदद करोगी।
जब मैं मुसीबत में नहीं होती तब भी तुम मेरे लिए मुसीबतें पैदा करने की कोशिश करती हो, और अब तुम कह रही हो कि मदद करोगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम दुनिया में सबसे होशियार हो और बाकी सब बेवकूफ हैं? नैना, हाय राम, तुम इतना कड़वा क्यों बोल रही हो प्रीति? मैं होशियार नहीं हूँ, मैं तो बस एक बदनसीब हूँ। वह व्यंग्य से बोली, मैं तो बस अपनी बदहाली से निकलने के लिए मदद मांगने आई थी। अगर मदद नहीं करना चाहती तो मत करो, पर अपने पत्थर दिल को हजारों बहानों से सही साबित करने की कोशिश क्यों कर रही हो? प्रीति ने बेपरवाही से कहा, हाँ मैं पत्थर दिल हूँ। मुझे अपने सगे पिता की परवाह नहीं, तो तुम्हारी क्यों होगी? मैं कोई बहाना नहीं बना रही, मैं साफ साफ तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती। क्या ये काफी स्पष्ट नहीं है? क्या तुम बहरी हो या तुम्हारे दिमाग में कोई दिक्कत है? क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? दूसरों के सामने तुम घुटने टेक कर खुद को बेचारी दिखाती हो, लेकिन जब कोई नहीं होता तो तुम तुरंत अपना रंग दिखा देती हो। तुम जैसे लोग सबसे बुरे होते हैं। अगर तुम गाली गलौज की प्रतियोगिता करना चाहती हो तो मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि मत करो। मैं आज तक किसी झगड़े में हारी नहीं हूं, तुम सच में खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहोगी? नैना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अब उसे प्रीति नहीं बुलाया। प्रीति, ज्यादा इतराओ मत। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें सब अच्छा मिलेगा? सपने मत देखो। तुम गुल परिवार के नौजवान से संबंध बनाना चाहती हो। क्या उसे पता है कि तुम्हारी पहले शादी हो चुकी है और तुमने गर्भपात कराया है? क्या गुल परिवार तुम्हारे जैसी बेशर्म औरत को अपने घर में आने देगा? प्रीति ने बेपरवाही से जवाब दिया, तो जब तुम हताश होती हो तो यही तुम्हारा असली रंग है। तुम मुझे इससे डराना चाहती हो? नैना, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती थी, पर अगर तुम इतनी अड़ी हो, मदद करने को तैयार नहीं, तो मुझे भी निर्दयी बनना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम मुझे 1 मिलियन देने को तैयार हो तो मैं तुम्हारा राज जरूर रख सकती हूँ। प्रीति, तुम्हें क्या लगता है मैं गुल परिवार में शादी करना चाहती हूँ? नैना, नहीं चाहती। प्रीति, बिल्कुल नहीं। नैना ने व्यंग्य किया, बकवास बंद करो, यहाँ झूठ मत बोलो। गुल परिवार 4 बड़े परिवारों में से एक है, वे दौलतमंद हैं। गुल इतना हैंडसम है, तुम उससे शादी क्यों नहीं करना चाहोगी? तुम शायद उसी से शादी करने के सपने देखती हो, ढोंग करना बंद करो। प्रीति, मुझे आकाश की भी जरूरत नहीं थी, तो मैं गुल को क्यों चाहूंगी? तुम अमीर घर में शादी करना चाहती हो, तो तुम्हें लगता है कि बाकी सब भी वही चाहते हैं। अमीर घर में शादी करना उतना ग्लैमरस नहीं होता, जितना तुम सोचती हो। नैना, ओह प्लीज, अपनी तारीफें मत करो। तुम आकाश को नहीं चाहती थी। जाहिर है, आकाश तुम्हें नहीं चाहता था। वह तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह आस्था को पसंद करता है, यहाँ तक कि श्रीमती वर्मा भी तुम्हें पसंद नहीं करती थी, वह भी आस्था को पसंद करती थी। नहीं तो तुम्हें गर्भपात के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? प्रीति, सच में, वह आस्था को पसंद करता है। तुम्हें ये कैसे पता चला? कोई उदाहरण दो। नैना एक शब्द बोलकर चुप हो गई। परिवर्तित नामों की सूची। प्रीति को कड़वाहट के साथ हंसी आ गई। उसने ध्यान से सोचा, पर उसे आकाश का आस्था के प्रति कभी भी अच्छा व्यवहार याद नहीं आया। उस समय तो उसने आस्था पर अपने बच्चे का गर्भपात कराने के लिए भी जोर डाला था। अगर वह सच में आस्था को पसंद करता तो वह उससे ऐसी बात कैसे कहता? हालांकि ऐसे समय में नैना कभी भी कमजोरी नहीं दिखाती। कुछ भी हो, आकाश आस्था को पसंद करते हैं, तुम्हें नहीं। तुम मेरी मदद करोगी या नहीं? नहीं, मैं नहीं करूंगी। तुम कृतघ्न हो, मैं तुम्हारी जगह कुत्ते की मदद करना ज्यादा पसंद करूंगी। तो मैं गुप्ता जी के पास जाऊंगी और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी, तुम्हारा तलाक, तुम्हारा गर्भपात, फिर देखती हूँ कि वह तुम्हें चाहते हैं या नहीं। जरूर। प्रीति को इस बात का डर नहीं था कि गुप्ता जी को उसके अतीत के बारे में पता चलेगा, पर अभी नहीं। उसे अभी भी गुप्ता जी के साथ इस संबंध की जरूरत थी और वह इसे अभी बिगाड़ नहीं सकती थी। उसने शांत लहजे में कहा, अगर तुमने उन्हें बताने की हिम्मत की तो मैं तुरंत तुम्हारे ससुराल वालों को बता दूंगी कि तुम कहाँ हो, ताकि वे तुम्हें घर खींच कर ले जाएं। नैना का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हारी हिम्मत? ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी मैं हिम्मत न करूं। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम कुछ और दिन की खुशी चाहती हो या घर वापस जाकर फिर से मार खाना। खुद चुन लो। अब बाहर निकलो, मैं तुम्हें अब और नहीं देखना चाहती। नैना ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर अंत में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। एक ठंडी आह के साथ वह मुड़ी और चली गई। उसे आखिरकार जाते हुए देखकर प्रीति ने अपना माथा रगड़ लिया और कुर्सी में गहराई से धंस गई। उसने सोचा कि क्या नैना फिर से आएगी? अगर उसने प्रीति को एक बार और परेशान करने की हिम्मत की तो वह शालीनता छोड़ देगी और उसे सही राह पर लाने के लिए कुछ सख्त वार करेगी। हर दिन पहले ही समय के खिलाफ एक दौड़ थी और उसने सोचा कि नैना पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करना इसके लायक नहीं था। कुछ पानी पीने और अपना सफेद कोट बदलने के बाद प्रीति ने सावधानी से अपना हार उतारा और उसे रख दिया, ताकि उसकी दादी और चचेरी बहन उसे न देख लें और अंतहीन पूछताछ शुरू न कर दें। दिन जल्दी बीत गया। शाम को नैना ने गुप्ता जी का पीछा किया और एक रेस्तरां तक पहुंच गई। उसने शुरू में अंदर जाकर गुप्ता जी से मिलने का इरादा किया, लेकिन सुरक्षा दल ने उसे रोक दिया क्योंकि वह भिखारी जैसी दिख रही थी। उन्होंने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। नैना ने गुस्से में पैर पटका, पर उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। रेस्तरां की साफ शीशे की खिड़कियों के बाहर उसकी फटी पुरानी आकृति दिखाई दे रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे क्योंकि उसने कई दिनों से नहीं धोए थे और उसके कपड़े और भी बदतर थे, जगह जगह फटे हुए और गंदे थे।
उसे भिखारी कहना भी तारीफ होगी। शहर के भिखारियों का जीवन भी उससे बेहतर था। वह शहर में चुपके से आई थी, इस उम्मीद में कि वह कुछ समय के लिए अपने चाचा के यहाँ रुक सकती है। लेकिन उसकी चाची, जो अपना विला खोने पर भड़की हुई थी, ने उसे डांटा और भगा दिया, उसे बुरा शगुन कहा। इन पिछले कुछ दिनों में उसे मुश्किल हो रही थी, रहने के लिए एक जगह भी नहीं थी। शुक्र है, घर से भागते समय उसने अपनी सास से थोड़े पैसे चुराए थे, इसलिए वह खाने के लिए पर्याप्त भोजन से गुजारा कर रही थी, वरना वह भूख से मर गई होती। जैसे ही पतझड़ देर से सर्दियों में बदला, रात की हवा और भी तीखी हो गई। अपने फटे पुराने कपड़ों में सिकुड़कर नैना ने देखा कि गुप्ता जी, जो अंदर रात का खाना खा रहे थे, शायद थोड़ी देर तक बाहर नहीं आएंगे। इसलिए वह पास के कूड़ेदानों की ओर भागी और खंगालना शुरू कर दिया। वह खाना नहीं ढूंढ रही थी, वह कपड़े ढूंढ रही थी। 5-6 कूड़ेदानों में खोजने के बाद उसे आखिरकार पुराने कपड़ों का एक बैग मिला। उन्हें छांटने के बाद वह 2 पहनने लायक चीजें ढूंढ पाए और उन्हें पहन लिया। पतले और बेमेल होने के बावजूद कम से कम वे उन कपड़ों से तो साफ थे जो उसने पहने हुए थे। वह रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर लौटी और गुप्ता जी की चमकती स्पोर्ट्स कार के बगल में इंतजार करने लगी। उसे 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा, इससे पहले कि उसने नशे में धुत गुप्ता जी को रेस्तरां से बाहर आते हुए देखा। वह तेजी से खड़ी हुई और दौड़कर पास गई। गुप्ता जी। उसे देखकर गुप्ता जी चौंक गए। तुम कौन हो? नैना किसी तरह एक नर्म कोमल अभिव्यक्ति निकालने में कामयाब हुई। गुप्ता जी, आपको मैं याद नहीं? हम आज सुबह मेरी चचेरी बहन के क्लिनिक पर मिले थे। मेरा नाम नैना है, मैं प्रीति की चचेरी बहन हूँ, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? प्रीति अपने लहजे में नैना की ईर्ष्या को साफ पहचान सकती थी और उसकी आंखों में द्वेष भी देख सकती थी। उसने सोचा कि वह नाटक करने में माहिर है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने शुरू से अंत तक अपनी नीचता को बिल्कुल नहीं छिपाया था। प्रीति उसके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तुम अब जा सकती हो और फिर कभी मत आना। तुम्हें मुझसे कोई लाभ नहीं मिलेगा, छोड़ दो ये सब। नैना अचानक खड़ी हो गई, मुस्कुराई और बोली, चचेरी बहन, क्या तुम्हें इतना यकीन है कि तुम्हें भविष्य में मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी? तुम अभी मुझे नीचा देखती हो और मेरी मदद करने से इनकार करती हो, लेकिन जब तुम मुश्किल में पड़ोगी और मेरी मदद चाहोगी, तो गिड़गिड़ाने की जहमत मत उठाना। तुम किस तरह की बकवास कर रही हो? अगर मैं कभी मुश्किल में पड़ गई, तो तुम मेरी मदद करोगी। जब मैं किसी मुसीबत में नहीं होती, तब भी तुम मेरे लिए कुछ ना कुछ पैदा करने की कोशिश करती रहती हो। अब तुम कह रही हो कि तुम मेरी मदद करोगी। तुम्हें लगता है कि तुम ही दुनिया में अकेली होशियार हो और बाकी सब मूर्ख हैं, क्या यही है? हे भगवान, तुम इतनी कड़वाहट से क्यों बोल रही हो, चचेरी बहन? मैं निश्चित रूप से होशियार नहीं हूँ, मैं तो बस एक अभागी आत्मा हूँ। नैना ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं तो बस अपनी तकलीफ से बाहर निकलने में मदद मांगने आई हूँ। अगर तुम मदद नहीं करना चाहती, तो मत करो। अपने दिल की ठंडक को हजारों बहानों से सही ठहराने की कोशिश क्यों कर रही हो, जिससे मैं तुम्हें बेवजह नीचा देखूं? प्रीति उदासीन थी। मैं दिल की ठंडी हूँ। मैं अपने सगे पिता की भी परवाह नहीं करती, तो मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूं? और मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। मैं बस सीधे तौर पर तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती। क्या मैंने ये स्पष्ट नहीं किया है? क्या तुम बहरी हो, या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? क्या तुम मुझे समझ नहीं सकती? दूसरों के सामने तुम मेरे सामने घुटने टेकती हो, भीख मांगती हो, दयनीय दिखती हो। लेकिन जब कोई आसपास नहीं होता, तो तुम तुरंत अपना चेहरा बदल लेती हो। तुम्हारे जैसे लोग सबसे बुरे होते हैं। अगर तुम इस बात पर प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रही हो कि कौन ज्यादा प्रभावी ढंग से अपमान कर सकता है, तो मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि ऐसा ना करो। मैंने कभी कोई झगड़ा नहीं हारा है, तुम सच में खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहोगी? नैना का चेहरा काला पड़ गया, वह गुस्से से कांप रही थी। उसने सोचा कि वह काफी बेशर्म है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रीति उससे भी ज्यादा होगी, और उसके शब्द तो और भी तीखे थे। नैना की आवाज दुर्भावनापूर्ण हो गई, उसने अब उसे चचेरी बहन नहीं कहा, सीधे उसका नाम लिया। प्रीति, ज्यादा इतराओ मत। तुम्हें लगता है कि मुझे मुश्किल हो रही है, तो तुम्हारा सब अच्छा होना चाहिए। सपना मत देखो। तुम गुप्ता जी के साथ जुड़ना चाहती हो, क्या उन्हें पता है कि तुम्हारी पहले शादी हो चुकी है, और तुम्हारा गर्भपात हुआ है? क्या गुप्ता परिवार तुम्हारे जैसी बेशर्म महिला को दरवाजे के अंदर आने देगा? तो तुम्हारी असली रंगत तब दिखती है जब तुम बेताब होती हो। प्रीति ने अपनी उदासीनता बनाए रखी, नैना की धमकियों को दिल पर नहीं लिया। तुम मुझे उसी से धमकाना चाहती हो। मैं तुम्हारे साथ संबंध खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर तुम इतनी कठोर हो, मेरी मदद करने को तैयार नहीं, तो मैं भी बेरहम हो सकती हूँ। हालांकि अगर तुम मुझे 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हो, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारा राज रख सकती हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं गुप्ता परिवार में शादी करना चाहती हूँ? नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं। नैना ने उपहास किया। बकवास बंद करो, यहाँ झूठ बोलना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं 3 साल की बच्ची हूँ? गुप्ता परिवार 4 बड़े परिवारों में से एक है, वे बहुत अमीर हैं। गुप्ता जी इतने हैंडसम हैं, तुम उनसे शादी क्यों नहीं करना चाहोगी? तुम शायद उनसे शादी करने का सपना देखती हो, ढोंग करना बंद करो। मैं तो आकाश को भी नहीं चाहती, तो मैं गुप्ता जी को क्यों चाहूंगी? तुम एक अमीर परिवार में शादी करना चाहती हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि बाकी सब भी वही चाहते हैं। एक अमीर परिवार में शादी करना उतना ग्लैमरस और आरामदायक नहीं होता जितना तुम कल्पना करती हो। अरे, अपनी तारीफ मत करो। तुम आकाश को नहीं चाहती हो, इसका क्या मतलब? ये साफ है कि आकाश तुम्हें नहीं चाहते।
वह तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। वह आस्था को पसंद करते हैं, यहाँ तक कि श्रीमती वर्मा भी तुम्हें पसंद नहीं करती, वह भी आस्था को पसंद करती हैं। वरना तुम्हें गर्भपात कराने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा होता? सच में, वह आस्था को पसंद करते हैं। तुम्हें ये कैसे पता चला? मुझे एक उदाहरण दो। वह नैना केवल एक शब्द बोल पाए और फिर चुप हो गई। उसने ध्यान से सोचा पर उसे आकाश का आस्था के प्रति कभी भी अच्छा व्यवहार याद नहीं आया। उस समय तो उसने आस्था पर अपने बच्चे का गर्भपात कराने के लिए भी जोर डाला था। अगर वह सच में आस्था को पसंद करता तो वह उससे ऐसी बात कैसे कहता? हालांकि ऐसे समय में नैना कभी भी कमजोरी नहीं दिखाती। कुछ भी हो, आकाश आस्था को पसंद करते हैं, तुम्हें नहीं। तुम मेरी मदद करोगी या नहीं? नहीं, मैं नहीं करूंगी। तुम कृतघ्न हो, मैं तुम्हारी जगह कुत्ते की मदद करना ज्यादा पसंद करूंगी। मैं गुप्ता जी के पास जाऊंगी और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी, तुम्हारा तलाक, तुम्हारा गर्भपात, फिर देखती हूँ कि वह तुम्हें चाहते हैं या नहीं। जरूर। प्रीति को इस बात का डर नहीं था कि गुप्ता जी को उसके अतीत के बारे में पता चलेगा, पर अभी नहीं। उसे अभी भी गुप्ता जी के साथ इस संबंध की जरूरत थी और वह इसे अभी बिगाड़ नहीं सकती थी। उसने शांत लहजे में कहा, अगर तुमने उन्हें बताने की हिम्मत की तो मैं तुरंत तुम्हारे ससुराल वालों को बता दूंगी कि तुम कहाँ हो, ताकि वे तुम्हें घर खींच कर ले जाएं। नैना का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हारी हिम्मत? ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी मैं हिम्मत न करूं। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम कुछ और दिन की खुशी चाहती हो या घर वापस जाकर फिर से मार खाना। खुद चुन लो। अब बाहर निकलो, मैं तुम्हें अब और नहीं देखना चाहती। नैना ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर अंत में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। एक ठंडी आह के साथ वह मुड़ी और चली गई। उसे आखिरकार जाते हुए देखकर प्रीति ने अपना माथा रगड़ लिया और कुर्सी में गहराई से धंस गई। उसने सोचा कि क्या नैना फिर से आएगी? अगर उसने प्रीति को एक बार और परेशान करने की हिम्मत की तो वह शालीनता छोड़ देगी और उसे सही राह पर लाने के लिए कुछ सख्त वार करेगी। हर दिन पहले ही समय के खिलाफ एक दौड़ थी और उसने सोचा कि नैना पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करना इसके लायक नहीं था। कुछ पानी पीने और अपना सफेद कोट बदलने के बाद प्रीति ने सावधानी से अपना हार उतारा और उसे रख दिया, ताकि उसकी दादी और चचेरी बहन उसे न देख लें और अंतहीन पूछताछ शुरू न कर दें। दिन जल्दी बीत गया। शाम को नैना ने गुप्ता जी का पीछा किया और एक रेस्तरां तक पहुंच गई। उसने शुरू में अंदर जाकर गुप्ता जी से मिलने का इरादा किया, लेकिन सुरक्षा दल ने उसे रोक दिया क्योंकि वह भिखारी जैसी दिख रही थी। उन्होंने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। नैना ने गुस्से में पैर पटका, पर उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। रेस्तरां की साफ शीशे की खिड़कियों के बाहर उसकी फटी पुरानी आकृति दिखाई दे रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे क्योंकि उसने कई दिनों से नहीं धोए थे और उसके कपड़े और भी बदतर थे, जगह जगह फटे हुए और गंदे थे। उसे भिखारी कहना भी तारीफ होगी। शहर के भिखारियों का जीवन भी उससे बेहतर था। वह शहर में चुपके से आई थी, इस उम्मीद में कि वह कुछ समय के लिए अपने चाचा के यहाँ रुक सकती है। लेकिन उसकी चाची, जो अपना विला खोने पर भड़की हुई थी, ने उसे डांटा और भगा दिया, उसे बुरा शगुन कहा। इन पिछले कुछ दिनों में उसे मुश्किल हो रही थी, रहने के लिए एक जगह भी नहीं थी। शुक्र है, घर से भागते समय उसने अपनी सास से थोड़े पैसे चुराए थे, इसलिए वह खाने के लिए पर्याप्त भोजन से गुजारा कर रही थी, वरना वह भूख से मर गई होती। जैसे ही पतझड़ देर से सर्दियों में बदला, रात की हवा और भी तीखी हो गई। अपने फटे पुराने कपड़ों में सिकुड़कर नैना ने देखा कि गुप्ता जी, जो अंदर रात का खाना खा रहे थे, शायद थोड़ी देर तक बाहर नहीं आएंगे। इसलिए वह पास के कूड़ेदानों की ओर भागी और खंगालना शुरू कर दिया। वह खाना नहीं ढूंढ रही थी, वह कपड़े ढूंढ रही थी। 5-6 कूड़ेदानों में खोजने के बाद उसे आखिरकार पुराने कपड़ों का एक बैग मिला। उन्हें छांटने के बाद वह 2 पहनने लायक चीजें ढूंढ पाए और उन्हें पहन लिया। पतले और बेमेल होने के बावजूद कम से कम वे उन कपड़ों से तो साफ थे जो उसने पहने हुए थे। वह रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर लौटी और गुप्ता जी की चमकती स्पोर्ट्स कार के बगल में इंतजार करने लगी। उसे 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा, इससे पहले कि उसने नशे में धुत गुप्ता जी को ड्राइवर की मदद से रेस्तरां से बाहर आते हुए देखा। वह तेजी से खड़ी हुई और दौड़कर पास गई। गुप्ता जी। उसे देखकर गुप्ता जी चौंक गए। तुम कौन हो? नैना किसी तरह एक नर्म, कोमल अभिव्यक्ति निकालने में कामयाब हुई। गुप्ता जी, आपको मैं याद नहीं? हम आज सुबह मेरी चचेरी बहन के क्लिनिक पर मिले थे। मेरा नाम नैना है, मैं प्रीति की चचेरी बहन हूँ, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? प्रीति का नाम सुनते ही गुप्ता जी अपने नशे से थोड़ा बाहर आए। उन्होंने नैना को थोड़ी देर तक घूरा और फिर उन्हें आखिरकार याद आया कि वह वही महिला थी जो कमरे में आते ही गहरे सम्मान में घुटने टेकने लगी थी। छे छे, तुम डॉक्टर प्रीति की चचेरी बहन हो। तुम उनसे कितनी बड़ी दिखती हो, तुम सच में बूढ़ी लगती हो। उन्होंने कहा। नैना को उनके शब्दों से घिन आई, हालांकि वह अपने चेहरे पर दयनीय भाव लाने में कामयाब हुई। गुप्ता जी, मैं सच में इस साल सिर्फ 22 साल की हूँ, अपनी चचेरी बहन से 1 साल छोटी। अगर मैं अपनी चचेरी बहन से बड़ी दिखती हूँ तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा जीवन बहुत मुश्किल रहा है। गुप्ता जी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ, तुम्हारी मदद? मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? कृपा करके मेरी चचेरी बहन के लिए क्या आप मुझे 1 करोड़ रुपए उधार दे सकते हैं? गुप्ता जी ने सोचा कि नशे की वजह से उन्हें गलत सुना होगा। तुमने अभी क्या कहा? तुम्हें 1 करोड़ रुपए उधार दूं? मैं जानती हूं कि गुप्ता जी जैसे लोगों के लिए 1 करोड़ कुछ भी नहीं है। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है, इसलिए मैं आपके पास आई हूं।
चिंता मत कीजिए, मैं भविष्य में ये कर्ज चुका दूंगी। कृपया मेरी मदद करें। गुप्ता जी ने अचानक उसे आधे मुस्कुराते आधे मजाक उड़ाते हुए देखा। 1 करोड़ सच में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम आकर्षक भी नहीं हो। नैना की आंखों से आंसू गिरने लगे क्योंकि उसने खुद को जितना हो सके दयनीय दिखाने की कोशिश की। ये सच है कि मैं अपनी चचेरी बहन जितनी सुंदर नहीं हूँ। क्या आप मेरी चचेरी बहन को पसंद करते हैं, गुप्ता जी? मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ जब तक आप मेरी मदद करेंगे। कृपया मैं आपसे भीख मांगती हूँ। तुम कुछ भी करोगी? हाँ, कुछ भी। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम अपनी चचेरी बहन को नशीला पदार्थ दो और उसे मेरे बिस्तर पर भेज दो, तो तुम वह भी करोगी? वह, ओह, तो तुम अनिच्छुक हो। नैना ने परेशान चेहरा बनाया। ये सही नहीं होगा, है ना? अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे अपनी चचेरी बहन के प्रति बहुत अपराध बोध होगा। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती, तो भूल जाओ। मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम मेरा रास्ता रोक रही हो। रुको, गुप्ता जी, मैं आपके लिए वह भी कर सकती हूँ, लेकिन खतरा काफी ज्यादा है। आपको इसके बजाय मुझे 2 करोड़ देने होंगे। 2 करोड़ काफी हैं। नैना काफी हैरान थी। हाँ, क्या उसने बहुत कम मांगा था? उसे पछतावा महसूस हुआ। उसे 5 करोड़ मांगने चाहिए थे। वह बहुत अमीर थे। गुप्ता जी ने उसे देखा। उनकी खूबसूरत पीच ब्लॉसम आंखों में घिन की एक झलक थी। उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से उपहास किया, जैसा कि उम्मीद थी, एक ऐसे व्यक्ति से जो कमरे में आते ही घुटने टेकने में 2 बार नहीं सोचता। तुम्हारी सच में कोई मर्यादा नहीं है। वह कहावत क्या है? ओह हाँ, नैतिक ब्लैकमेल। तुम अपने घुटने टेककर प्रीति का नैतिक ब्लैकमेल कर रही हो। तुम सच में घिनौनी हो। नैना स्तब्ध थी। उसका चेहरा मौत के समान पीला पड़ गया। गुप्ता जी, आपका क्या मतलब है? मैं बस तुम्हें परख रहा था, तुम मूर्ख। गुप्ता जी ने उसे तिरस्कार से देखा। मैं वहीं था जब तुमने प्रीति के सामने घुटने टेके थे। मैंने पहले ही समझ लिया था कि तुम कुछ सही नहीं कर रही हो। और अब तुम मेरे सामने आने की हिम्मत करती हो और फिर से अपनी चालें चलने की कोशिश करती हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं आसानी से बेवकूफ बन जाता हूँ? 2 करोड़ मांग रही हो? कितना ख्याली पुलाव है। नैना ने तेजी से सिर हिलाया। नहीं, गुप्ता जी, आपने गलत समझा। मैं बस 2 करोड़। तुम अपनी चचेरी बहन को नशीला पदार्थ दोगी और उसे मेरे बिस्तर पर लाओगी। तुम सच में नीच और बेरहम हो। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रीति तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती। उसे पता होगा कि तुम सच में कैसी हो, है ना? अपनी थोड़ी ऊंची करके गुप्ता जी ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे एक महिला को अपनी बनाने के लिए नशीला पदार्थ देने की जरूरत है? हर महिला स्वेच्छा से मेरे पास आती है। प्रीति भी अलग नहीं होगी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उसका पीछा करने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है? तुम मूर्ख। अपना बात कहने के बाद उन्होंने नैना को नजरअंदाज किया। अपने ड्राइवर द्वारा उनके लिए खोल दी गई कार में बैठे और गुस्से में चले गए। नैना ने कार के धुएं से भरी सांस ली। वहां गुस्से से भुना रही थी। उसे गुप्ता जी को प्रीति की पिछली शादी और गर्भपात के बारे में बताने का मौका भी नहीं मिला। इससे पहले कि वह मूर्ख गुप्ता जी चले गए थे, उससे ऐसे बचते हुए जैसे वह एक प्लेग हो। उसने गुस्से में अपना पैर पटका। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। प्रीति, अगर तुम दयालु न होने का चुनाव करती हो, तो मुझे अधर्मी होने के लिए दोष मत देना। मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ नहीं जानती, तुम अकेली नहीं हो। तुम इस बात पर इतराना पसंद करती हो कि आकाश तुम्हें पसंद करते हैं। तो ठीक है, मैं जाकर आकाश की पत्नी से बात करूंगी। अगर मैं अच्छे से नहीं रह सकती, तो तुम्हें भी नहीं रहना चाहिए। रात के खाने के बाद प्रीति हमेशा की तरह संगम अस्पताल की ओर गाड़ी चलाकर गई। अस्पताल ने एक बार फिर से 2 वेजिटेटिव मरीजों को स्वैच्छिक उपचार के लिए भर्ती किया था और प्रीति ने पहले ही उनके लिए एक उपचार योजना विकसित कर ली थी और उनका मुफ्त में इलाज करेगी। अस्पताल पहुंचने के बाद उसने पहले कुछ मरीजों से मुलाकात की, फिर अपनी नोटबुक के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में गई। उस शाम सच में एक अध्ययन विनिमय बैठक थी। उसने गुप्ता जी को धोखा नहीं दिया था। निदेशक संघवी ने खास तौर पर अपने एक विशेषज्ञ दोस्त को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था, जिससे अस्पताल में शामिल होने वाले नए डॉक्टरों को सीखने और विचारों का आदान प्रदान करने का मौका मिला। प्रीति, जाहिर है, ऐसे व्याख्यान को नहीं छोड़ती। सॉन्ग जू भी व्याख्यान सुनने आए थे, हालांकि उन्होंने प्रीति के साथ बैठने की हिम्मत नहीं की। अगर पहले होता, तो वह निश्चित रूप से प्रीति के बगल में एक सीट चुनते। लेकिन गुप्ता जी के साथ हुई घटना का अनुभव करने के बाद उन्होंने आत्मविश्वास खो दिया था। अब वह सिर्फ प्रीति के पीछे बैठने की हिम्मत करते थे, चुपके से उसे देखते हुए। प्रीति ने, हालांकि, सॉन्ग झू पर ध्यान नहीं दिया। उसने नहीं सोचा कि सॉन्ग झू उसे पसंद करते हैं। आखिरकार, सॉन्ग झू सभी के साथ अच्छे लगते थे। उन्होंने उसके प्रति विशेष व्यवहार नहीं किया। उसके मन में इस समय कोई रोमांटिक भावनाएं नहीं थी। उसका दिल पूरी तरह से अपनी मां का बदला लेने पर लगा हुआ था। व्याख्यान 1 घंटे तक चला। बाकी समय मुफ्त सवालों और आदान प्रदान के लिए था। रात के 10 बजे ही अध्ययन विनिमय बैठक समाप्त हुई। प्रीति ने बहुत कुछ सीखा। निदेशक संघवी के दोस्त न केवल जानकार थे, बल्कि व्यवहारिक अनुभव से भी समृद्ध थे। बिना किसी तैयारी के केस स्टडीज की पेशकश करते हुए वह एक सच्चे उच्च स्तरीय विशेषज्ञ थे। अध्ययन के बाद प्रीति ने अस्पताल नहीं छोड़ा, बल्कि वहां के वेजिटेटिव मरीज का इलाज जारी रखने के लिए वार्ड 517 में गई। अब वह आवाजें सुनने या एक्यूपंक्चर प्राप्त करने पर काफी मजबूत प्रतिक्रिया देता था। प्रीति को लगा कि उसे बहुत जल्द जाग जाना चाहिए, क्योंकि उसकी स्थिति में बहुत सुधार हुआ था। प्रीति द्वारा उसे एक्यूपंक्चर देने का समय बहुत कम हो गया था। आज के उपचार में केवल 20 मिनट लगे।
अन्य 2 मरीजों का उपचार अभी शुरू नहीं हुआ था। आज काफी देर हो चुकी थी, इसलिए उसने कल उनका उपचार शुरू करने का फैसला किया। 10:30 बजे वह अस्पताल से बाहर आए और पार्किंग स्थल पर गई, जहां उसने तुरंत अपनी कार के बगल में खड़े आदमी को देखा। एक बार फिर वह आकाश थे। वह अपनी जगह पर रुक गई, काफी देर तक खड़ी रही। आकाश ने धीरे से कहा, यहाँ आओ। प्रीति बिना हिले डुले खड़ी रही। आकाश बड़े कदमों से उसकी ओर चले, फिर उसका हाथ पकड़ा और उसे उसकी कार की ओर ले गए। प्रीति ने अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश की, मुझे छोड़ो। आकाश ने नहीं छोड़ा, उसे उसकी कार की यात्री सीट की ओर ले गए। मुझे कार की चाबियां दो। प्रीति ने थोड़ी देर तक उन्हें घूरा। तुम यहाँ फिर से क्यों हो? तुम क्यों आए? तुम्हें घर छोड़ने के लिए। मुझे एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं है। तुम्हें दूरी बनाए रखनी चाहिए। शायद इसलिए कि उन्होंने उसे 50 करोड़ दिए थे। प्रीति की आवाज में आज दृढ़ता की कमी थी। आकाश ने उसकी आत्मविश्वास की कमी को महसूस किया और हंसे बिना नहीं रह सके। जब भी मेरे पास समय होगा, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। दूरी बनाए रखना असंभव है। प्रीति ने अपना सिर नीचे किया। यह अनावश्यक है, चाहे तुम मुझे कितना भी एस्कॉर्ट करो, यह अर्थहीन है। अगर किसी को पता चला तो मुझ पर मालकिन होने का आरोप लगेगा। चिंता मत करो, मैं जल्द ही आस्था से अपने अलगाव की घोषणा कर दूंगा। तुम पर दोष नहीं लगाया जाएगा। प्रीति ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। क्या तुमने सच में आस्था के साथ सब खत्म कर दिया है? मैं कभी सच में उसके साथ नहीं था। बच्चा मेरा नहीं है, बल्कि मेरे बड़े भाई का है। मुझे अब कोई अपराध बोध या बोझ महसूस नहीं होता। मैंने उसके साथ गलत नहीं किया है। मैंने अपने बड़े भाई के साथ गलत नहीं किया है। सब कुछ मेरी कल्पना से बेहतर है। आकाश के लहजे में आराम का संकेत था। उन्होंने प्रीति का बैग लिया, अंदर से कार की चाबियां निकाली, फिर कार का दरवाजा खोला, उसे कार के अंदर बिठाया। जैसे ही उन्होंने उसकी सीट बेल्ट लगाई, उन्होंने पूछा, जब मैं आस्था के साथ सब ठीक कर दूं, तो क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? प्रीति ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। मैं नहीं कर सकती। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।